तो पॉलिटी हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। और अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने बात करा था कि संविधान बनाने से पहले उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड स्टार्ट हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जिसका काम क्या होगा काम टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल किस पर्सन ने आवाज उठाई? एम एन रॉय, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले किसने आवाज उठाई? एम एन रॉय। फिर कांग्रेस ने ऑफिशियली इसकी डिमांड करी। फिर बाद में जाके कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके बाद हमें मंजूरी मिलती है कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसका काम क्या होगा? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान हमारा आ रहा है, उसमें 3 मेंबर्स के हमने नाम पढ़े थे। कौन कौन थे वो? लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स। ठीक है, LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड आपका क्रिप्स। ये 3 लोग थे जिनका काम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान के तौर पे वो आए थे ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन दे सके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम स्टार्ट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स अलॉटेड थे आपका? 389। 389 में से क्या डिवीजन था? पक्का 389? कोई 398 वाला है? पक्का 389? इसमें से ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट से कितने मेंबर्स थे? 296। ऑल्दो 390 389 कभी बैठे नहीं थे बट इतने अलॉटेड थे। और आपका प्रिंसली स्टेट्स 293, बिल्कुल। और 296 में प्रोविंसेस में कितने थे? प्रोविंसेस 292। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में 4 थे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डिवीजन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सिन्हा। ठीक है। और फिर फाइनली आगे लंबे जो परमानेंट प्रेसिडेंट रहे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद का नाम यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। राजेंद्र प्रसाद अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। पहली मीटिंग हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946। ये 1946 की सर बात चल रही है। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। कंट्री के प्रेसिडेंट अभी नहीं बने। कंट्री के प्रेसिडेंट वो कब बनेंगे? 1950 में बनेंगे। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए नेहरू एक रेजोल्यूशन लेके आए थे जिसको हमने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस दिन प्रेजेंट किया गया था? बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस दिन लाया गया था? 13 दिसंबर 1946। और ये आपका पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। कब पास हुआ था ये डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस दिन लाया गया था ये इंपॉर्टेंट है, और कौन इसको लेके आया था ये इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे और इसको सबने एग्री किया था। इट वाज यूनैनिमसली पास। यूनैनिमसली मतलब एवरीवन वाज एग्रीइंग ऑन इट। तो ये पास हुआ था 22 जनवरी को। तो यहां तक की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस आपका कर लिया था। अब इसमें अगला पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि सर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी हमने देख लिया। एक आइडिया लग गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब नेक्स्ट पार्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें बनाई जाए, कितने पार्ट्स होने चाहिए, ये सारी चीजों को डिसाइड करना था। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हमें लिखनी थी उसके लिए हमने क्या करा, एक कमेटी बनाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक जीके के ऊपर बुक लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके जीके के जो पार्ट्स है, मान लीजिए एक ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स का जो पॉलिटी पे काम करेंगे,
एक इकोनॉमी वाले सेक्शन पे काम करेंगे, एक ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। इस तरह से हमने क्या बनाए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। इन द सेम मैनर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, तो उसमें जो जो भी चीजें हमें लिखनी थी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे, यूनियन के पास क्या क्या पावर होंगी, स्टेट के पास क्या क्या पावर होंगी, ठीक है, तो ये सारी एक्स वाई जेड जो भी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी थी, उसके लिए हमने क्या बनाई, छोटी छोटी कमिटीज बनाई। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के रिलेटेड मल्टीपल कमिटीज बनाई गई। अब किस कमेटी में कौन मेंबर था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। वो हम लोग जब एपीपीएससी के लिए बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तब वहां पर उसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ ऑल द कमिटीज जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, आउट ऑफ ऑल द कमिटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। आउट ऑफ ऑल द कमिटीज सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके चेयरमैन का नाम याद रखना है। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सवाल पिछले सालों में बहुत बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। शायद अब थोड़ा एग्जामिनर समझ गए हैं, पिछली साल उन्होंने नहीं पूछा 25 में, वरना उससे पहले मान के चलिए हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछ लेते थे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ड्राफ्टिंग कमेटी का है। क्योंकि सबको एक एक पार्ट दे दिया गया कि आप माइनॉरिटी के राइट्स लिखो, आप यूनियन की पावर लिखो, आप स्टेट की पावर लिखो। तो सब लोग जो भी अपनी अपनी कमिटीज में लिख के लाते थे, वो फाइनली कहाँ सबमिट करते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट करते थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहाँ प्रेजेंट करती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट करती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं लिखा है। और इसी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए अंबेडकर को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, बाबा साहेब अंबेडकर को। क्यों, क्योंकि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो रिस्पॉन्सिबल थी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो मैंने लास्ट टाइम पे आपसे कहा था कि ये संविधान नेहरू का होना था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू लेके आए, बट ये संविधान किसका बन गया, अंबेडकर का। क्यों, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन है, अंबेडकर है। तो अंबेडकर के बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी आए थे जो इसमें इन्वॉल्व किए गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए तो थे नेहरू, बट उसमें बहुत सारी चीजें हटा दी गई और बहुत सारी एडिशनल चीजें डाल दी गई, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा रोल था। क्लियर है ये बात? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। तो ये दो तीन तरीके से सेम सवाल आपका बहुत ज्यादा घुमाता है, ठीक है। तो इसको अभी के अभी रट के याद करके खत्म कर देना है, बात के लिए नहीं सोचना है कि रिवीजन करेंगे तब याद करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, ऑल राइट सर, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अंबेडकर साहब चेयरमैन थे, बाकी और जो मेंबर्स है उनके नेम की लिस्ट है, बाकी वो उतना इंपॉर्टेंट देखो है नहीं आपके लिए। मेन इंपॉर्टेंट कौन है, इसके चेयरमैन, वही घूम फिर के आपसे पूछता रहता है। इसमें एक दो फैक्ट्स और आप याद रख सकते हैं। फैक्ट्स में देख, जैसे एक फैक्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका सिंबल क्या था, एलिफेंट। ऑल्दो ये पूछे नहीं गए अभी, स्पेशली अगर मैं एपीएसएसबी या आपके एपीपीएससी एग्जाम्स की बात कर लूं, तो रिसेंट एग्जाम्स में ये मतलब नहीं पूछे गए, काफी टाइम से तो नहीं दिख रहा है। बट फिर भी ये पोटेंशियल क्वेश्चन से कभी भी बन सकते हैं। तो ये एक एक छोटे छोटे फैक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, एलिफेंट था।
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का नाम याद रखेंगे, सर BN राव। ठीक है, वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। उसके अलावा एक नाम ये ध्यान रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा। ही वाज अ कैलीग्राफर। कैलीग्राफर ये ध्यान रख लेना आप। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? अब देखिए, उस टाइम MS वर्ड नहीं चल रहा था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, टाइप करके कोई रेडी कर दे फाइल। लिखा जाता था, हैंड राइटिंग से लिखा जाता था। अब देखो, कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता तो कोई नॉर्मल व्यक्ति लिख लेता, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ब्यूटीफुली लिखना चाहिए। तो एक आर्ट ऑफ राइटिंग होती है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, जैसे कर्सिव राइटिंग, इस तरह से डिजाइन में कुछ लोग लिखते हैं, कहीं देखा होगा, डिजाइन करके बहुत ही कर्सिव तरीके से ब्यूटीफुली लिखा जाता है, तो उसी को कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी एक तरीके की आर्ट ऑफ राइटिंग है। तो एक कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ही वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश वाले पार्ट को उन्होंने आपका लिखा था। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाकी बहुत ज्यादा फैक्ट्स के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, ये ऑलरेडी ये नहीं पूछे गए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन मे भी पूछा जा सकता है। तो जो 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैंने इसमें आपका हाईलाइट कर दिए। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है सर, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, हमने कमेटीज बना दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम स्टार्ट हो चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया है। तो इन सारी प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? कब थी? देखिए, जो प्रीवियस ईयर में सवाल आ गया है ये मत सोचना रिपीट नहीं होगा, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो प्रीवियस ईयर में सवाल आया है उसको तो अच्छे से रट मारना है। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को आपका फर्स्ट मीटिंग हो रही। फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, सब कुछ रेडी हो हवा के कि हाँ भाई हमने संविधान लिख लिया है, तो फाइनली सब लोगों के साइन करा दी गई कि हाँ ठीक है, इस दिन हम लोगों का संविधान रेडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किस दिन हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट किस दिन हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को। इसको क्या कहते हैं सर? इसको अब हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। लेकिन इस दिन संविधान को हमने एनफोर्स नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन आपका एडॉप्ट हो गया था, रेडी हो गया था, एनफोर्स नहीं किया था। एनफोर्स करने का मतलब क्या है? ये पावर में नहीं आया था, ये यूज नहीं हो रहा था, इसको बना के रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था? क्योंकि इसको, उस पे भी हम आते हैं। इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन, एनफोर्समेंट इसका हुआ था कंप्लीटली, जो अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950। ये डेट कुछ स्पेशल लग रही है, आने वाली है 26 जनवरी 1950। तो आपका इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और जब कंप्लीटली एनफोर्स हुआ था तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। इसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। देखिए, 26 नवंबर को कुछ पार्ट आपका लागू कर दिया था, कुछ पार्ट लागू हो गया था, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कंप्लीट जो संविधान एनफोर्स हुआ है दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसी दिन को हम कहते हैं रिपब्लिक डे। इस डे की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस दिन हम हिंदुस्तानियों के पास अपना खुद का एक कानून आया है। अभी तक जो कानून चल रहा था वो ब्रिटिशर्स के टाइम से बने हुए लॉज चल रहे थे। ठीक है, वो जो ब्रिटिशर्स अपनी पार्लियामेंट में बना गए थे।
अब हमने अपना खुद का एक संविधान बना लिया, अपनी खुद की एक डेमोक्रेसी बना ली, अपना खुद का एक रूल ऑफ लॉ बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। इसीलिए ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लेकिन सवाल ये है, इतने गैप क्यों दिया गया कि नवंबर में जब रेडी रेडी हो गया था तो 2 महीने का गैप क्यों? सब लोग थक गए थे, सोचा था चलो थोड़ा पार्टी आर्टी करके आते हैं, फिर पार्टी करके फिर जनवरी में लॉन्च करेंगे, ऐसा था प्लान? ऐसा नहीं था। रीजन ये था कि देखिए जो 26 जनवरी की डेट है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी मेजर जो मेंबर्स थे आपके कांग्रेस के थे, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके लिए 26 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डेट थी। क्यों डेट इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, ऑलरेडी फ्लैशबैक ही है हमारे लिए, बट इससे भी थोड़ा और पीछे जाएं, तो चलते हैं सर दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में क्या हो रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसका लाहौर में एक सेशन हो रहा है। लाहौर में एक सेशन हो रहा है, कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, और उस सेशन का जो प्रेसिडेंट है एक यंग लीडर बना है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी यंग तभी तो रहे होंगे, ठीक है। तो 1929 में नेहरू जी नए नए प्रेसिडेंट बने थे, नया नया जोश था, तो उन्होंने ये डिक्लेयर करा था दिसंबर 1929 में कि देखो भाई, हम ब्रिटिशर्स को एक डेट दे देते हैं 26 जनवरी 1930। ये डेडलाइन है, इस दिन उन्हें इंडिया छोड़ के चले जाना है। अगर वो इस दिन के बाद इंडिया छोड़ के नहीं गए तो हम उनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, दिवस मतलब डे। तो पूर्ण स्वराज दिवस मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। उन्होंने एक डेट का अल्टीमेटम दे दिया 26 जनवरी 1930, इस दिन के बाद अगर ब्रिटिशर्स रुकेंगे भी तो हम उनकी बात को फॉलो नहीं करेंगे। क्या ब्रिटिशर्स चले गए थे इस दिन के डर से? गए नहीं थे, लेकिन एक प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं, लोगों को यूनाइट करने के तरीके होते हैं, प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को एक डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। इसी के बाद फिर गांधी जी ने भी आपका डांडी मार्च स्टार्ट किया था कुछ टाइम बाद। फिर यहीं से आपका एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो सब इसी के बाद से स्टार्ट हुआ था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम किस दिन एनफोर्स करेंगे? 26 जनवरी को करेंगे, ठीक है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर, बट इस दिन को याद करने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन एनफोर्स हुआ है? 26 जनवरी 1950। बात क्लियर है? ठीक है। देखिए रिपब्लिक डे तो हमें याद रहता ही है 26 जनवरी 1950। इसको भी याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम किस दिन मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को। ऑनलाइन वाले बताइए, कोई डाउट है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है सर, यहाँ तक। अब देखिए 1946 दिसंबर से काम शुरू हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते डेट हो गई 1949। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हटा दूं? ठीक है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months 18 days, ठीक है। 2 years 11 months 18 days, इतना टाइम लगा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसको ऐसे याद रखना, 2 11 18, किसी का डेट ऑफ बर्थ मान के याद कर लो आप, 2 11 18, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है सर। और
टोटल सेशंस कितने हुए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी बार मीटिंग्स हुई थी? 11 टाइम्स। ठीक है, टोटल सेशंस कितने हुए थे? 11 टाइम्स। देखिए ये सवाल पहले पूछे जाते थे, पहले मतलब अदर एग्जाम्स में आप उठा के देखेंगे बहुत ये सारे सवाल इस तरह के रिपीट होते थे। ऑल्दो इन द रिसेंट टाइम ये आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। अभी सवालों का भी फैशन होता है, को किस ट्रेंड में करेंटली क्या चल रहा है, अभी करंट में ये ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं। बट ये ऐसे फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कभी भी पलट के आ सकते हैं। ठीक है, तो भले ही बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है लेकिन पढ़ के जाइएगा, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मौका एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये एक फैक्ट हो गया सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमने रेडी कर लिया। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम इसमें एक पॉइंट पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो बनाया है सर उसमें लिखा क्या है, देखते हैं। तो हमने जो सर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसी की सुबह हुई है क्या अभी? ठीक है, कोई नहीं कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका 26 नवंबर 1949 को ऐसे लिखो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 जब ये अडॉप्ट हो रहा है उस टाइम पर और एट प्रेजेंट। देखिए हमारा संविधान अमेंड हो सकता है। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट मतलब टाइम टू टाइम ये इवॉल्व होता है। आज से 70 साल पहले क्या सिचुएशन थी, उसके हिसाब से संविधान में क्या क्या चीजें थी, आज क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। इसी को कहते हैं ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट। देखिए 26 नवंबर 1949 तक अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरऑल 22 पार्ट्स में बांटा गया था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक बुक ही मानिए, एक बुक है, और कोई भी बुक होती है तो उसमें क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, राइट? तो इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट्स हैं। जैसे हमारी बुक्स में चैप्टर्स होते हैं 1 2 3 4, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिवाइड किया? पार्ट्स में, पार्ट 1 2 3 4। तो जब ये संविधान बना था इसमें 22 पार्ट्स है। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 22। एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स ऐड हो गए। नेक्स्ट चीज इज, जब संविधान बना था तो हर एक पार्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे। ठीक है, हर एक पार्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे। उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो जब संविधान बना था तो इट हैड 395 आर्टिकल्स। ठीक है, इट हैड 395 आर्टिकल्स। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट अगर आप गिनने बैठेंगे तो मतलब एक्यूरेटली तो कहीं शायद मिले 450 प्लस आर्टिकल्स है। ठीक, और ये पूछता भी नहीं है तो वो गिनने की नीड भी नहीं है। मैंने एक बार बैठे थे गिन के, 450 प्लस कुछ जा रहे थे। ठीक है, तो आर्टिकल्स आज के टाइम में 450 प्लस हैं। उसके अलावा जैसे कोई बुक होती है, मान लीजिए आप मैथ्स की बुक ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोई फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है तो ऑथर क्या करता है कि देखो बड़ा फॉर्मूला है, बार बार बुक में यूज हो रहा है, बार बार हम लिखेंगे तो पेजेस का वेस्ट होगा। तो रैदर देन वो क्या करेगा, लास्ट में एक टेबल बना देगा या एक अपेंडिक्स बना देगा। वो सारे जो फॉर्मूले बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको क्या करेगा, एक साथ लास्ट में लिख देगा। यानी कुछ फैक्चुअल जानकारी कहाँ लिख दी गई? लास्ट में लिख दी गई। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी फैक्चुअल जानकारी जो बार बार यूज हो रही थी उसको हमने क्या करा, बिल्कुल लास्ट में लिख दिया। जैसे कोई भी बुक में लास्ट में कुछ फैक्ट्स होते हैं, अपेंडिक्स होती है, ये सब होता है, होता है। इसी तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा पार्ट बना दिया, एक्स्ट्रा शेड्यूल बना दिया। तो जब ये संविधान बना था उसमें कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे।
ठीक है। और आज प्रेजेंट में हम बात करें कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आज प्रेजेंट में हम बात करें तो कितने शेड्यूल्स हैं, 12। नेक्स्ट चीज इज, आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये बुक मैथ्स की है, जीके की, इंग्लिश की है, कैसे पता चलता है? कवर पेज से। फिर उसके बाद आप उसके अंदर जाते तो फ्रंट पेज होता है, वो बताता है कि मैंने इस बुक में ये लिखा है, ये लिखा है, तभी तो पढ़ते हैं। ठीक है। तो इन द सेम मैनर जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में एक पेज ऐड कर रखा है जो क्लियर बताता है कि संविधान किस बारे में है, संविधान हमें क्या क्या अथॉरिटी देता है। तो वो एक संविधान की समरी हमने पहले ही लिख के रख दी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल। ठीक है। तो प्रियम्बल पहले भी था, प्रियम्बल अभी भी है, कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, बट प्रियम्बल पहले भी था और प्रियम्बल आपका अभी भी है। ठीक है। तो प्रियम्बल इज बेसिकली द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा आने वाला पार्ट होगा, तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि संविधान में लिखा क्या क्या है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है? प्रियम्बल पे पूरा एक क्लास लूंगा मैं। ठीक है, पूरा एक क्लास प्रियम्बल के लिए है। ठीक। हाँ, और बताइए, कोई डाउट है? क्लियर है? समझ रहे हैं ना, या नींद में अभी? पहला पहला क्लास है, चलो थोड़ा नींद हो जाए। चलो जी। तो अब आने वाला जो पार्ट है हमारा, हमें यही सब पढ़ना है। हम सबसे पहले शेड्यूल्स पढ़ेंगे। अब तो 12 शेड्यूल्स हो गए, तो हम सब शेड्यूल्स की बात करेंगे। शेड्यूल्स पढ़ने के बाद फिर हम प्रियम्बल्स की बात करेंगे, और प्रियम्बल पढ़ने के बाद हम पार्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट्स में हम सारे पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 पार्ट्स है। अगर सारे ही पार्ट्स हम पढ़ते रहेंगे तो एपीएसएसबी के एग्जाम तक, या आपका जो भी जब भी एग्जाम आएगा, तो हम लोग सिर्फ पार्ट्स ही पार्ट्स पढ़ रहे होंगे। इतने सारे पार्ट्स हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उतना पार्ट हम इसमें से एक्सक्लूड करके आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ये सर आपका जो था पहला टॉपिक था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से जो सवाल आ सकते हैं, जैसे मैं अगर रफली बात करूं, अभी आपने पूरा टॉपिक देख लिया है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल, उसमें कितने मेंबर्स थे, उसकी पहली मीटिंग कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, कितना टाइम लगा, कितने सेशंस हुए, ये सारे फैक्ट। और उसमें जो आपका पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है, कैलीग्राफर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है, इस तरह के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ये सारी जो जानकारी थी दैट वाज रिगार्डिंग आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड इसमें आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है यहाँ तक? तो मेरा तो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, आपका कंप्लीट हुआ? हाँ, आपका कंप्लीट होने का मतलब है कि आपको भी जितने फैक्ट्स हमने ये क्लास में पढ़े हैं आज में और कल में, ये आपके भी माइंड में चलने चाहिए। ठीक है। तो जीके हम समझते भी चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना गोल क्लियर रखना है। एग्जामिनेशन में सीधा सीधा फैक्ट आता है, उस फैक्ट पे सवाल आता है, वो सवाल आपका किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। पॉलिटी में तो सर मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज्यादा वो इधर उधर भागता भी नहीं है। पॉलिटी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वही सारी चीजें आपका रिपीट होती रहती हैं। अच्छा, लास्ट ईयर भी जैसे देखिए हमने एपीएसएसबी के और एपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बाकी वो हम दोबारा फिर से स्टार्ट करा देंगे, लाइव क्लास कराएंगे, उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज इस बार प्रेफर करेंगे, जैसे लास्ट टाइम सब्जेक्ट वाइज भी कराए थे और आपका पेपर वाइज भी कराए थे।
इस बार हम क्या करेंगे, अभी 2025 तक जितने पेपर्स हो गए हैं सारे पेपर्स का एक मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी मान लो आपका पॉलिटी स्टार्ट हुआ तो कुछ दिन में हम एक क्लास स्टार्ट करेंगे तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करते रहेंगे, ठीक है, वो मिस नहीं करना है। वो इसलिए मिस नहीं करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है ना, रात में ईश्वर आके बोलता है कि इस बार ये पढ़ाओ। ये सब क्या है सर, एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर का। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे आपको भी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो एपीएसएसबी और एपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमारा तो एपीएसएसबी है तो एपीपीएससी में जो जीके में क्वेश्चन आए हैं उसको हम छोड़ देते हैं, वो भी करिए। कितने ही क्वेश्चंस है, लगभग वही मैंने बताया, लगभग सेम ही पैटर्न रहता है, सेम ही लेवल रहता है जो आपका टीजीटी पीजीटी एईजी इनके लिए एपीपीएससी का जीके है। तो वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहने हैं। और क्वेश्चंस तो ऐसा है जितने लगा सकें लगाइए। दो बात मैं बोलूंगा, एक डाउट ये आता है कि मटेरियल कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, जितना आपको क्लास में दिया जा रहा है आपके पीडीएफ नोट्स ग्रुप में है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जहां से जितना मिले करके डालो आप, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं, जितना आप कर सकते हो लगा लो। हम भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे। अदर आपको जहां पे भी किसी वेबसाइट में किसी बुक में अगर आपकी इच्छा है तो लगा सकते हैं, लेकिन मटेरियल फिक्स रखिएगा। मटेरियल में ऐसा मत करिएगा आप इधर से भी एक बुक पढ़ लें, उधर लक्ष्मीकांत भी पढ़ लें, पता चला किसी तीसरा मटेरियल भी पढ़ रहे हैं। कोई भी एक मटेरियल लीजिए, उसको फिक्स करके स्टडी मटेरियल से वफादारी निभानी है। किसी का भी हो फिक्स पढ़िए, क्योंकि मटेरियल में कंफ्यूज होंगे तो सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन काम क्या है, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना है। स्टडी मटेरियल लिमिटेड होना चाहिए, इतना ही पढ़ना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल सकते हैं, उन फैक्ट्स को अपना एडिशनल नोट्स में लिखते जाइए, वो आपको फायदा करेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अगला टॉपिक इज शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 12 शेड्यूल्स हैं, मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आगे आपको यूज पड़ेंगे, आगे फिर से एक्सप्लेन किए जाएंगे, बट एक बार मैं सारे शेड्यूल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा और क्लास में ही हम इसको याद कर लेंगे, क्योंकि शेड्यूल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। आपका लास्ट ईयर सीजीएल में ही एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था, तो शेड्यूल्स को मिस नहीं करना है। तो सर ऐसे समझिए, शेड्यूल 1 में क्या है। देखिए शेड्यूल क्या है, कंट्री की जितनी भी फैक्चुअल जानकारी है उसको कलेक्ट करके इसमें लिखा गया है। तो जब भी हम अपनी कंट्री के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लगता है, कंट्री के बारे में क्या फैक्चुअल जानकारी लिखनी चाहिए। पहले बाउंड्री फिक्स करेंगे ना कि हम हैं कहाँ से कहाँ तक ना, जो हमारी टेरिटरी है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, शेड्यूल 1 में मिलेगी, ठीक है। फिर जितने भी हमारे स्टेट्स वगैरह है, यूटीज वगैरह है, तो ये सारी जानकारी हमने किस में डाल दिया, शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो ये आपका टेरिटरी वर्ड से याद रखेंगे, शेड्यूल 1 है। फिर शेड्यूल 2, अब देखो इतनी बड़ी आपकी टेरिटरी है तो टेरिटरी को मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बना के रखी हैं। अब कोई पोस्ट पे बैठाएंगे तब ये तो नहीं कह सकते तुम्हें भारत माता की कसम है फ्री में काम करो, उसको कुछ सैलरी वगैरह भी देंगे,
उसके कुछ अलाउंसेस होंगे। अलाउंसेस मतलब जो एक्स्ट्रा पे दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम बेसिक पे, जैसे आपका हाउस अलाउंस, रहने का, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, है ना। तो ये सारी जो उसकी सैलरीज, अलाउंसेस, पर्क्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड्स होते हैं, तो उनको किस में लिखा गया है, शेड्यूल 2 में, और उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर, इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, तो शेड्यूल 1 आपका टेरिटरीज है और शेड्यूल 2 क्या है सर, आपका इमोल्यूमेंट्स। ऑनलाइन वाले बताइए सब चंगा सी। ठीक है सर, तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट इज योर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, अब देखो सर, शेड्यूल 3 की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने किसी व्यक्ति को, नहीं डाउट है पूछ सकते हैं, मैं भी बताता हूँ डाउट। ठीक है, नहीं नहीं, मैं देखो आपका अपना पर्सनल है वो बात अलग है, लेकिन अगर डाउट है तो पूछ लेना है, ठीक है, उसको घर पे लेके नहीं जाना है, मैं बार बार वही कहूंगा। अच्छा, जो तीसरा है आपका वो क्या है, अब हमने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, किसी, मान लो एक हमने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, उसका काम क्या है, इलेक्शन प्रॉपरली कंडक्ट कराना। अब लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति करप्शन कर ले, हो सकता है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के करप्शन करे, तो करप्शन कैसे रोका जाए, उसको कसम दिलवाएंगे। ठीक है, करप्शन रोकने के लिए हम उससे कहेंगे खाओ मम्मी कसम। अच्छा, मम्मी कसम में ऐसा होता है, देखो सब बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, तो वो खुद लास्ट स्टेज में पहुंचे होते हैं, तो मम्मी नहीं होंगी उस टाइम तक, हो सकता है उनकी, अब किसी की मम्मी है किसी की मम्मी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो दूसरा आता है रिलीजन, कि आप जिस भी गॉड में यकीन करते हैं उसकी कसम खाओ। ठीक है, तो ये हर एक, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सबकी एक एक ओथ बना दी गई है, कि अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है तो उसके लिए ये ओथ होगी, चीफ जस्टिस है तो उसके लिए ये ओथ होगी। तो जब भी वो व्यक्ति अपना ऑफिस ज्वाइन करता है तो उससे पहले उसे एक ओथ दिलवाई जाती है, ताकि उसे याद रहे कि उसे ईमानदारी से काम करना है, करप्शन नहीं करना है। ठीक है, तो वो जो ओथ का फॉर्मेट होगा कि ओथ में क्या क्या लिखा जाएगा हर किसी के लिए, तो वो किस में आपका मेंशन्ड है, शेड्यूल 3 में। ठीक है, तो शेड्यूल 3 बेसिकली डील्स विद अफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, अच्छा ओथ तो चलो हमें समझ में आ रहा है, इन द नेम ऑफ गॉड, हम जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं उस रिलीजन के गॉड के नाम में शपथ दिलाई जाती है। ये अफर्मेशन क्या है, मान लीजिए कोई गॉड में यकीन ही नहीं करता है, कोई अथीस्ट है, वो गॉड में मानता ही नहीं है, तो उसको ओथ दिलाई जाएगी क्या? का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब कोई व्यक्ति गॉड में यकीन नहीं करता, अथीस्ट है, तो उसके लिए ओथ तो किसी काम की रही नहीं। तो उससे क्या कहा जाएगा, तुम बस हमारे मन की शांति के लिए ऐसा बोल दो कि तुम करप्शन नहीं करोगे, अफर्म कर दो, कंफर्म करवा लेते हैं, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, अफर्म, कि तुम बस अफर्म कर दो कि ईमानदारी से काम करोगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अफर्मेशन। तो अफर्मेशन किसके लिए होता है, इट इज फॉर अथीस्ट। ठीक है, और आपका ओथ किसके लिए होता है, इट इज फॉर थीस्ट। तो अफर्मेशन इज फॉर अथीस्ट एंड ओथ इज फॉर थीस्ट, तो दैट इज योर शेड्यूल 3। बात क्लियर है? तो शेड्यूल 2 1 टेरिटरी, शेड्यूल 2 इमोल्यूमेंट, शेड्यूल 3 इज अफर्मेशन एंड ओथ। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, यहां तक शेड्यूल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर शेड्यूल 4 पे। अच्छा, शेड्यूल 4 आगे भी आपका रिलेट होगा। आप ऐसे मान के चलिए कि हमारा एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन जाता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना। हमने क्या कर रखा है, देखो अपनी कंट्री को अभी के लिए 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज में
डिवाइड करके रखा है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है और वो कहाँ जाता है, लोकसभा में। ठीक है, जिसका काम क्या है, कानून बनाना। तो यूनियन लेवल पे एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, जिसका काम क्या है, कंट्री के लिए कानून बनाना। पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा के मेंबर्स आपका डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, आप ही इलेक्ट करके भेजते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है, इलेक्ट होके कहाँ जाता है, लोकसभा। अरुणाचल से कितने लोकसभा मेंबर जाते हैं, 2 मेंबर जाते हैं। ठीक है, एक ईस्ट सेक्शन से, एक वेस्ट से। कौन कौन है, हाँ दूसरे, हाँ, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा के कितने हैं, अरुणाचल से 2 मेंबर्स हैं। अच्छा, एक हाउस और बनाया गया, राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर्स कैसे जाते हैं, राज्यसभा क्यों बनाया, क्या यूज है, वो जब राज्यसभा आएगी तब हम बात करेंगे। राज्यसभा में मेंबर्स कैसे जाते हैं, तो राज्यसभा का सीन ऐसे है कि देखिए, नेशनल लेवल पे एक पार्लियामेंट है जो पूरी कंट्री के लिए कानून बनाता है। इसी तरह से स्टेट लेवल पर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसका काम क्या है, स्टेट के लिए कानून बनाना। ठीक है, जैसे अरुणाचल में भी है, कितने मेंबर्स हैं उसमें, 60 है। ठीक है, तो हर एक स्टेट में एक असेंबली होती है जिसका काम क्या है, स्टेट के लिए कानून बनाना। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो उनको कौन इलेक्ट करेगा, उनको हम आप नहीं करेंगे, हर एक स्टेट की असेंबली से कुछ मेंबर इलेक्ट होके यहाँ जाएंगे। ठीक है, जैसे एज एन इंडिविजुअल पर्सन हम लोकसभा मेंबर को इलेक्ट करते हैं, इसी तरह से स्टेट असेंबली किसके मेंबर को इलेक्ट करती हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को। मैंने ऐसा नहीं कहा यहाँ का कोई बंदा यहाँ पहुंच जाएगा, ये किसी थर्ड पर्सन को लेके आएंगे, इलेक्शन करवाएंगे और उसको कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा भेजेंगे। ठीक है, बेसिकली वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा बनाई गई है। अब लेकिन इसमें एक नंबर फिक्स है ना, जैसे हमने कहा अपना अरुणाचल में फिक्स है 60 मेंबर्स होंगे, लोकसभा में फिक्स है अरुणाचल से 2 मेंबर्स होंगे। इसी तरह से राज्यसभा में भी हर एक स्टेट से कितना मेंबर पहुंचेगा वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट पॉपुलेशन, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा वहां से राज्यसभा मेंबर ज्यादा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम राज्यसभा मेंबर कम। तो अरुणाचल से कितने राज्यसभा मेंबर हैं, एक। कौन है, हाँ, नाम एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, है ना, याद है ना पक्के से। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने जाएंगे अपने अरुणाचल से, एक मेंबर। तो लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1। तो हर एक स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल 4 बेसिकली डील्स अबाउट राज्यसभा सीट एलोकेशन, जो बताता है कि किस स्टेट से राज्यसभा में कितने मेंबर्स जाएंगे। तो दैट इज योर शेड्यूल 4। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। तो दैट इज योर शेड्यूल 4 जो क्लियर बोल रहा है कि भाई राज्यसभा में किस स्टेट से कितने मेंबर जाने हैं। ठीक है सर, यहां तक चलिए, तो ये हो गया सर आपका शेड्यूल 4। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 की तरफ। अब शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 क्यों आए, इसको सर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारा संविधान जब आप आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हर एक इंडिविजुअल को आज़ादी देता है कि वो अपना धर्म फॉलो कर सके, अपना कल्चर फॉलो कर सके। ठीक है, उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकता है, अपना आर्ट को, कल्चर को, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बन रहा था, तो संविधान में एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है। ठीक है,
अपना एक सिस्टम है। लेकिन वहां एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि भाई जैसे अपनी कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, तो अब अगर हम देखें तो अपना हर एक ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है, एक सेट ऑफ कल्चर है, एक सेट ऑफ पॉलिटिकल कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, जो उसको कल्चर का ही पार्ट मानते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आने की वजह से उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं वो उनका कल्चर इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ताकि वो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से मैनेज कर सके, उनको क्या है, एक रिलैक्सेशन दे के रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या बनाया है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। तो दो शेड्यूल्स हैं यहाँ पर, एक है शेड्यूल 5 और एक है शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 को हम लोग कह देते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, और शेड्यूल 6 को कह देते हैं हम लोग अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो यहां पर वो टेरिटरीज लिखी गई हैं जहां जहां पर लोकल ऑटोनॉमी दी जाएगी उन एरिया के ट्राइबल रीजन्स को। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जहां पर स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है, उसको कहाँ लिखा गया है, शेड्यूल 5 में, साथ ही साथ आपका शेड्यूल 6 में। तो शेड्यूल 5 में सारी कंट्री के रीजन्स हैं एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ऑटोनॉमी दी गई है, उनको लिखा गया है शेड्यूल 6 में। तो शेड्यूल 6 में नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें देखिए मेघालय और मिजोरम तो लगभग लगभग पूरा एरिया आपका शेड्यूल 6 में आता है। आसाम का लगभग 30% एरिया, जैसे आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाला रीजन है ना, आपका दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, तो ये रीजन आपका शेड्यूल 6 में आता है। त्रिपुरा का लगभग 70% आपका शेड्यूल 6 में आता है। बाकी मेघालय मिजोरम लगभग लगभग पूरा आपका शेड्यूल 6 में कवर होता है। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 बनाए गए ट्राइबल रीजन्स में ऑटोनॉमी देने के लिए, ताकि वहां पर जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वो अपना खुद का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर सकें। बात क्लियर है? ठीक है, तो स्पेशल ऑटोनॉमी के लिए शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 बनाए गए। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? एक डाउट आता है कि सर ऑटोनॉमी तो अपने अरुणाचल के पास भी है कि नहीं है, तो शेड्यूल 6 में क्यों नहीं लिखा है? देखिए इसके दो रीजंस आप कह सकते हैं। एक रीजन तो ये है कि आपका अरुणाचल एज एन स्टेट उस टाइम नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। ठीक है, ऑल्दो मेघालय भी नहीं था तब। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब आसाम था पूरा। तो जो जो उस टाइम रीजन्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसमें जनरली बना दिए गए। प्लस दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी हर एक स्टेट का जो ऑटोनॉमी है अलग अलग तरीके से दी गई है। जैसे कहीं पर शेड्यूल 6 की तरीके से दी गई है। अपना अरुणाचल में जो आप कह सकते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है, वो दो तरीकों से मिलता है। उसके दो तरीके, एक तो अपना क्या है आर्टिकल 371H अरुणाचल के लिए, दूसरा आपका एक कानून है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बेफरा जिसको कहते हैं, 1873 का। तो इस कानून के तहत अरुणाचल में कौन सा सिस्टम लगता है, इनर लाइन परमिट, आईएलपी का सिस्टम लगता है, जो प्रोटेक्ट करता है यहाँ की ऑटोनॉमी को। ठीक है, यहाँ के कल्चर को। तो हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे स्टेट की डिमांड आती गई तो यूनियन उसी के अकॉर्डिंगली जो उस टाइम बेस्ट पॉसिबल हुआ करता गया। बाकी आईएलपी वाला सिस्टम तो बहुत पहले से ही लागू है। ये 371H तो आपका संविधान बनने के बाद आया, बट ये जो कानून है ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही लगा है।
जो यहाँ की कम्युनिटीज को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? तो हर एक स्टेट का जो ऑटोनॉमी है, जो स्पेशल स्टेटस है, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। कहीं पर शेड्यूल 6 से है, कहीं पर ILP से है। नहीं, 5 में कोई भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है। अदर देन नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है आपका, वो 5 में है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपका 6 है। हाँ, उसमें नहीं है। इसमें हम लोग ILP में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये हो गया सर आपका शेड्यूल 6। अब इसके बाद बाकी के और शेड्यूल्स भी हैं, वो हम लोग फिर आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर हम लोग बात करें, हमने कितने शेड्यूल्स पढ़े, इसको याद करने की जो ट्रिक वगैरह है वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक कितने शेड्यूल्स पढ़े? शेड्यूल 1 किसके बारे में बात करता है? टेरिटरीज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। शेड्यूल 3 अफर्मेशन एंड ओथ। शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, है ना। और शेड्यूल 5, इसमें आपका शेड्यूल्ड एरियाज हैं, और शेड्यूल 6 में आपका अदर ट्राइबल एरियाज, मेनली जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो अभी ये 6 शेड्यूल हम लोगों ने कर लिए हैं। बाकी के जो 6 शेड्यूल हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो शेड्यूल्स पढ़ेंगे, शेड्यूल्स के बाद प्रीएम्बल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।